हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, यूपीएससी मेंस 2020 शुरू हो चुका है और जीएस वन का एग्जाम खत्म भी हो चुका है। तो दोस्तों, उसको थोड़ा एनालाइज करना ज़रूरी है अगर आप आने वाले वक्त में एग्जाम देने वाले हैं। तो मैं बहुत ही जल्दी आपको पूरा ये पेपर दिखाता हूँ एंड हम एक एक सेक्शन करके क्विकली देखेंगे कि कौन सा सेक्शन में कितना वेटेज रहा, किस पर फोकस करना चाहिए। पढ़ना तो हमें सब कुछ ही पड़ेगा, लेकिन स्टिल अगर हम एग्जाम के पैटर्न के साथ थोड़ा हैंड इन हैंड चलते हैं तो थोड़ी प्रिपरेशन बेटर होती जाती है। दोस्तों, जैसे जीएस वन में पहले जो हमें तीन क्वेश्चंस जो नजर आते हैं दोस्तों, अगर आप देखें वो, तो वो तीन क्वेश्चंस हिस्ट्री के नजर आते हैं। एंड अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी एनालिसिस। तो ये देखिए, कल्चर का सवाल एंड देन एक मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन। यहाँ पर अभी तक हमें कोई क्वेश्चन जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन या वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं नजर आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इस एग्जाम में नहीं है। देन दोस्तों, अगले जो चार क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारे पास जो चार क्वेश्चन दिखते हैं ज्योग्राफी से। एंड देन तीन क्वेश्चन हमारे पास जो आते हैं फिर सोशल इश्यूज के। ठीक है, सोशल इश्यूज के बाद फिर से जब 15 मार्कर शुरू होता है, हमारे पास फिर से तीन क्वेश्चन आते हैं हमारे पास अगेन जो हिस्ट्री के। इसमें हिस्ट्री में अगेन कल्चर से जुड़ी हुई बात, फिर से कल्चर, लेकिन हाँ वो बात अलग है कि एंशियंट एंड मिडीवल दो डिफरेंट तरह के कल्चर्स की बात हो रही है। लेकिन एंड देन मॉडर्न इंडिया का एक 15 मार्कर एक क्वेश्चन, अगेन कोई पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। एंड देन उसके बाद ज्योग्राफी के हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, अगेन 4 क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी। एंड देन अगेन लास्ट में हम देखते हैं कि सोशल इश्यूज में कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रॉडर हमारे पास एनालिसिस है। अगर मैं इसको आपको एक जो सिंप्लीफाइड एक वे में दिखाऊं जीएस वन को, तो हिस्ट्री 75 मार्क्स की रही 250 में से। इसमें से हमारे पास तीन क्वेश्चन है 10 मार्कर एंड तीन है 15 मार्कर। तो कल्चर में देखिए हमें चार क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया में दो क्वेश्चन। एंड देन ज्योग्राफी देखें 100 मार्क्स की है। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो थोड़ा यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी अगर मैं बहुत ही ब्रॉडर क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, तो फिजिकल एंड क्लाइमेटोलॉजी एंड इकोनॉमिक एंड अर्बनाइजेशन। तो वहां पर जो अर्बनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट थीम है, यूपीएससी इसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है और सवाल आते रहेंगे। और इसीलिए जिसकी थोड़ी प्रिपरेशन भी अर्बनाइजेशन की, थोड़ा हम जो अपने जो इवन मेंस की चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे हमारा क्रैश कोर्स हो, इवन हमारे जो स्टैंडर्ड जितने कोर्सेज हैं, हम सभी में जो ट्राई तो करते हैं कि अर्बनाइजेशन पर फोकस बना रहे। एंड देन सोशल इश्यूज में आपको जैसे इसको अगर हम देखें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स में ना तोड़कर देखें, तो स्टैटिक हमारे पास जैसे अगर सात छः में से जो चार क्वेश्चन है स्टैटिक हैं एंड दो क्वेश्चन है हमारे पास वो है करंट के। तो करंट अफेयर्स में से जुड़े हुए जैसे कोविड का इम्पैक्ट नजर आता है कुछ क्वेश्चन पर, जो प्रैक्टिस भी की थी हमने। एंड तो इसीलिए एक ब्रॉडर सा हमें यहाँ पे हॉलिस्टिक आइडिया बना के रखना है कि कितनी चीजें करंट से उठकर आ रही हैं एंड कितनी हमारे पास जो बहुत स्टैटिक। तो एक बात जो दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है, जो हम बहुत जैसे हमारे जो इलेबोरेट सिलेबस लिखा हुआ है, उस इलेबोरेट सिलेबस में जो हमारे पास जो स्टैटिक जो चीजें रहती हैं, जो हमें मैंडेटरीली हमें अच्छे से कवर करनी चाहिए, उस पर अपनी ग्रिप बनाए रखें। चाहे वो जीएस वन हो, चाहे जीएस टू हो, थ्री फोर एंड आपके ऑप्शनल। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा जैसे क्रेजीनेस की तरफ चले जाते हैं कि और करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स। डेफिनेटली करंट अफेयर्स हमारा आंसर्स बहुत बेटर बनाएंगे, लेकिन जो इतना ह्यूमंगस जो हमारे पास स्टैटिक सिलेबस है, वो तो हमें ढंग से कवर करना ही होगा। तभी हमारा मेंस या प्रीलिम्स कुछ भी है हमारा एग्जाम वो अच्छा निकलेगा। तो अब हैंड ओवर कर रहा हूँ सर को, जो आगे अब हिस्ट्री का थोड़ा ब्रॉडर क्विक एनालिसिस जो पेपर का आपके साथ करेंगे। देन विल टेक अप सोशल इश्यूज एंड देन ज्योग्राफी। हेलो दोस्तों। हिस्ट्री की बात करते हैं। मेंस 2020 में कैसा पेपर आया, कैसे क्वेश्चंस आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, रॉक कट आर्किटेक्चर represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history। तो कैसे रॉक कट आर्किटेक्चर हमारे सोर्सेज में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज है अर्ली इंडियन आर्ट और हिस्ट्री को लेके। अब ओपनिंग लाइन जो है आपका, क्योंकि आपके पास 150 वर्ड्स हैं, तो कम आपके पास स्कोप है इसको ज्यादा फैलाने का। कॉम्पैक्ट रखना है, ब्रीफ रखना है। आप रॉक कट आर्किटेक्चर की डेफिनेशन दे सकते हैं ओपनिंग में, एंड साथ ही साथ कुछ और जो दो तीन चार सोर्सेज हम यूज करते हैं फॉर हिस्टोरिकल एविडेंसेस, उनको मेंशन कर सकते हैं। देन अब आइडियली आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ऐसा है वैसा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। एवरीथिंग दैट यू हैव रेड, यू नो अबाउट द क्वेश्चन, एंड आपको सिर्फ अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है। अब क्रोनोलॉजी से शुरू कीजिए। सबसे पहले आपको रॉक शेल्टर्स पता है भिम्बेटका के, वो भी रॉक कट आर्किटेक्चर ही है एक तरीके से, उसके बारे में मेंशन कीजिए। देन आपको बाराबर केव्स, आजीविका सेक्ट की जो थी रॉक कट केव्स, उनके बारे में पता है।
देन बुद्धिज्म से जुड़ी हुई केव्स डेक्कन में, देन चैत्याज और विहारास, देन अजंता केव्स, देन एलोरा, देन रॉक कट टेम्पल्स, जिसमें एग्जाम्पल आप महाबलीपुरम के रॉक कट टेम्पल्स का दे सकते हैं, कैलाश टेम्पल एट एलोरा का दे सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये सारे जो रॉकेट आर्किटेक्चर है, ये उस वक्त के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। डेक्कन में बुद्धिज्म से जुड़ी हुई केव्स मिली हमें, तो पता चला कि बुद्धिज्म राइज हो रहा है। आजीविका सेक्ट पॉपुलर था जब 12 केव्स बनी थी। देन चैत्याज एंड विहारास अक्रॉस डेक्कन और वेस्ट इंडिया पाए गए, मतलब बुद्धिज्म बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। देन अजंता केव्स, फर्दर राइज ऑफ बुद्धिज्म। एलोरा में तब तक बुद्धिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म तीनों, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म तीनों आ गया है। तो मल्टीप्लिसिटी, प्लुरैलिटी। रॉक कट टेम्पल्स पालवास की बात कर रहे हैं, तो जो कहानियां हैं, जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वो उतारे गए हैं आर्किटेक्चर में। तो इसके थ्रू हमें एंशंट इंडियन आर्ट और हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो बेसिकली आपके पास नॉलेज है, कॉमन नॉलेज है, लगभग सब वही चीज पढ़ के गए हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके पास एग्जाम्पल्स, एविडेंसेस, फैक्ट्स ज्यादा होंगे। उसको आपने शब्दों में पिरोना है, स्ट्रक्चर बनाना है। दैट इज इट। देन अगला क्वेश्चन है पाला पीरियड के ऊपर, कि पाला पीरियड जो था वो बुद्धिज्म की हिस्ट्री में सबसे सिग्निफिकेंट फेज था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमने आपसे अपने मेंस क्रैश कोर्स 2020 में डिस्कस किया था। हमारी तरफ से क्वेश्चन था, व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ पालास टू बुद्धिज्म। तो ब्रॉड पॉइंट्स तो वही रहते हैं, ठीक है। महायान बुद्धिज्म के बहुत बड़े पेट्रन्स थे, राइट। देन लर्निंग सेंटर्स बनाए, जो बुद्धिस्ट राइटर्स हैं उनको पेट्रनाइज किया, बुद्धिस्ट जो कुछ स्ट्रक्चर्स थे उनको रीस्टोर किया, बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया और साथ ही साथ प्रमोट किया। ये हमारी तरफ से ऑलरेडी ही आंसर आपको दिया गया था। अगर आपको इतने स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं आते थे तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर तो आप फिर भी लिख के आ सकते थे, ठीक है। आपको जो हरिभद्र का नाम नहीं पता होगा, ठीक है, या उनके जो बाकी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, अतीश, राइट, संतरक्षिता, सराह, इनका नाम नहीं पता होगा, बट मोनेस्ट्रीज बनाई, बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया, बाकी दुनिया में विलेज ग्रांट्स देते थे ताकि प्रमोट कर सकें। ये ब्रॉडर आइडिया तो आपको होगा ही होगा। अगर आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट्स और थे तो इट कैन कम आउट टू बी अ प्रीटी गुड आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन और देयर इम्पैक्ट ऑन नेशनल मूवमेंट। फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज आपको पता ही हैं और कैसे उन्होंने नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा दिया, आप ये लिख सकते हैं। कैलकाटा कोऑपरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, विल नॉट गो इनटू टू मच। देन इंडियन फिलोसफी और ट्रेडिशन, कैसे उसने इन्फ्लुएंस किया कॉन्सेप्शन और शेपिंग ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट। मतलब कि इंडिया में जो मॉन्यूमेंट्स बनी और उनके अंदर का जो आर्ट था, उसको कैसे शेप किया इंडिया की फिलॉसफी और ट्रेडिशन ने। अगेन आपको लगेगा कि काफी ओवरवेलमिंग क्वेश्चन है, कैसे सोचें, क्या लिखें। तो बहुत सिंपल पीसेस में ब्रेक डाउन करके सोचो। बुद्धिज्म से शुरू करो। बुद्धिज्म के क्या क्या मॉन्यूमेंट्स बने, स्तूपास बने, चैत्यास बने, विहारास बने। अब ये देखो कि बुद्धिज्म ने कैसे उनके आर्किटेक्चर को और उनके आर्ट को इन्फ्लुएंस किया, राइट। उसके ऊपर आप 2-4 लाइनें लिख सकते हो। देन जैसे जैसे ये स्तूपास की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ब्राह्मणिकल टेम्पल्स बनने शुरू हो गए। तो टेम्पल्स डेकोरेटेड विद द इमेजेस ऑफ गॉड्स, कैसे टेम्पल बन रहे हैं, किस भगवान के बन रहे हैं, क्या उसके अंदर का आर्ट है जो डिपिक्ट किया गया है, दैट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड वक्त के हिसाब से, रीजन के हिसाब से। पुराणास के जो मिथ हैं वो टेम्पल आर्किटेक्चर का आर्ट का पार्ट बनने लगे, राइट। देन पालवास की बात करें, मोनोलिथिक रथास, शोर टेम्पल हो गया। महाबलीपुरम में पूरे जो पूरे उनके टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं बट बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस हैं, क्योंकि अर्ली टेम्पल्स हैं तो अभी तक बुद्धिज्म खत्म नहीं हुआ है, राइट। फिलॉसफी और ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मॉन्यूमेंट्स और उनका आर्ट। सिमिलरली आप
एक्सटेंड कर सकते हैं लॉजिक। पालवास के बाद आप चोलास की बात कर सकते हैं, विजयनगर एम्पायर की बात कर सकते हैं, पालास की बात कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी की तरफ से अगर आप सोचें, सिर्फ अगर आप सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ही सोचें, आपको इनफ इंडियन फिलॉसफी और ट्रेडिशन पता है, और आपको उनको जोड़ना है कि सिर्फ मॉन्यूमेंट्स और आर्ट को उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया, राइट। द ओनली थिंग दैट विल मैटर इज हाउ वेल यू स्ट्रक्चर योर आंसर, योर यू अप्रोच द आंसर। इसको रीजनली भी बात कर सकते हैं। आप आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, नगाड़ा और द्राविड़ा स्टाइल पढ़ते हैं, तो नॉर्थ में कैसे टेम्पल्स होते हैं, क्या आर्किटेक्चर है, उसके बारे में दो लाइनें हो सकती हैं, राइट। कि रिवर गॉडेसेस गंगा एंड यमुना आर यूजुअली फाउंड एट द एंट्रेंस ऑफ अ गर्भगृह इन अ नगारा टेम्पल। देन ऑन दी अदर हैंड द्राविड़ा टेम्पल्स में बात करें तो द्वारपालाज होते हैं, राइट, गेटवेज पे या गोपुरम्स पे। देन मिथुनाज, नवग्रहज, यक्षाज ये भी होते हैं, ये नगाड़ा स्टाइल में आपको कम मिलते हैं। तो फिलॉसफी और ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस करती है कि क्या मॉन्यूमेंट, कैसा मॉन्यूमेंट बनता है और उसके अंदर का आर्ट कैसा है। देन हमें ये भी पता है कि अच्छा अलवर्स और नयनर्स आए तो उनका जो भक्ति संगीत था उसको दीवारों पे कार्व आउट करवाया गया। क्यों? क्योंकि लोकल लोगों में उनकी सपोर्ट इतनी ज्यादा थी कि यू वांटेड टू विन दी सपोर्ट ऑफ द पीपल, यू वांटेड पीपल ऑन योर साइड। तो लोकल मतलब वक्त के साथ साथ और ज्योग्राफी के साथ साथ जो फिलोसफी या ट्रेडिशन थी वो इन्फ्लुएंस करती थी मॉन्यूमेंट को और उसके आर्ट को, राइट। देन पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ medieval इंडिया, और कैसे वो उस वक्त के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। अगेन सीमिंगली ओवरवेलमिंग डॉन्टिंग क्वेश्चन, बट स्मॉल स्टेप्स से इसको अप्रोच करो। स्मॉल स्टेप्स कि अच्छा कौन कौन से मेरे को ऑथर्स याद आ रहे हैं या कौन कौन सी किताबें याद आ रही हैं और उसके बारे में मुझे क्या क्या पता है। चाहे दो दो लाइंस ही पता हो, ट्राई टू राइट दोज टू लाइंस। अगर आपको 5 या 6 किताबें और ऑथर्स याद आ गए तो मिला के जो ये 10-12 लाइंस बन जाएंगी, दीज विल फेच यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स। दीज मार्क्स विद समबडी एल्स माइट नॉट इवन बी टेकिंग अ चांस, राइट। जियाउद्दीन बरानी, तारीख फिरोज शाही लिखी, जो इस दिल्ली सल्तनत की पूरे 100 साल की एक हिस्ट्री बताती है, मिड 13 से मिड 14 सेंचुरी की। देन आईने अकबरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है अकबर गवर्नमेंट का। तुजुक जहांगीरी, पातशाहनामा, शाहजहांनामा। जितनी किताबें आपको यहाँ पे याद आ रही हैं मेंशन करो, उनके बारे में जो भी पता है मेंशन करो। दिस विल बी योर बेस्ट बेट, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू चांसेस कि आप ऐसा कोई क्वेश्चन प्रिडिक्ट करके पेपर में प्रिपेयर करके गए हैं, राइट। यू हैव टू अप्लाई द नॉलेज दैट यू अक्यूमुलेटेड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। उस नॉलेज को इकट्ठा करके अप्लाई करना है एंड बेस्ट आंसर प्रेजेंट करना है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, पोस्ट 1920s डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स आए जिन्होंने नेशनल मूवमेंट का बेस बढ़ाया। कौन कौन से आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स आए आपको पता है? स्वराजिस्ट, जिन्होंने कहा काउंसिल एंट्री करनी है। देन स्वराजिस्ट का एक सबसेट था रिस्पॉन्सिविस्ट। देन मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियाज आए। अब यहाँ पे आप मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियाज की बात कर सकते हैं विद इन द कांग्रेस, बोस एंड नेहरू। इसके अलावा कम्युनिस्ट एज अ सेपरेट पार्टी, एम एन रॉय की बात कर सकते हैं। सोशलिज्म एज एन आइडिया, उसके तहत भी पार्टीज आए, पर्टिकुलरली दी एच एस आर ए, भगत सिंह। देन पेजेंट्स एजिटेशन की बात कर सकते हैं, बारदोली सत्याग्रह के एग्जाम्पल देके। ट्रेड यूनियनिज्म की बात कर सकते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लाला लाजपत राय इसके साथ इन्वॉल्व थे। कास्ट मूवमेंट्स की बात कर सकते हैं, जस्टिस पार्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, महार्स अंडर डॉक्टर अंबेडकर। ये सब वो आइडियोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं जो 1920s के डेकेड में शुरू हुए थे, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट का बेस बढ़ाया। हर जो ग्रुप था वो चाहे अपने इश्यू के लिए लड़ रहा था, बट कहीं ना कहीं ब्रॉडर ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट होता था, या कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट का बेस समहाउ बढ़ रहा था। नेशनल मूवमेंट का बेस डायरेक्टली नहीं बढ़ रहा था मे बी, बट पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही थी। दैट पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म इन द 1920s, इवन फॉर देयर ओन कॉज, मैनिफेस्टेड लेटर इन द लार्जर कॉज ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो ये ट्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता है, राइट। स्पेक्ट्रम की जो किताब है राजीव अहीर की, उसमें से डायरेक्टली मैंने लिफ्ट की है ताकि आपको थोड़ा वो महसूस हो कि नहीं उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, यू ऑलरेडी नो दिस। एंड आपके पास जो ये 6 ट्रेंड्स आ गए, इफेक्टिवली आपने इन 6 ट्रेंड्स के ऊपर 250 वर्ड्स लिखने हैं, विच गिव्स यू जस्ट अबाउट 35 to 40 वर्ड्स पर ट्रेंड विच यू कैन कंफर्टेबली राइट सर। तो ये अप्रोच आपने रखनी है, छोटे छोटे उसको बिट्स एंड पीसेस में ब्रेक डाउन करना है, सो दैट आप
एक फुल फ्लेजेड आंसर लिख सके, वाइल इंश्योरिंग कि आपका जो आंसर का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल प्रॉपर बन रहा है। राइट, तो ये 6 क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के। अब आगे बढ़ते हैं और सोशल इश्यूज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो दोस्तों सोशल इश्यूज में पर्टिकुलरली 6 क्वेश्चन पूछे गए और जो 3 थे 10 मार्कर, 3 15 मार्कर, ठीक है। इतना जो यहाँ पर देखें कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट बहुत है, बस अरेंज करने की बात है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े कंटेम्प्रेरी भी हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लगातार प्रिपेयर करते जाते हैं और मानकर चलते हैं कि ये कंटेंट जैसे भी होगा हम इसको मोल्ड करके लिखेंगे एग्जाम में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है कि हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी, कि भारतीय समाज इतना मल्टीकल्चरल है कि कास्ट को की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कुछ कह रहे हैं कि आप अपने आंसर को इलेबोरेट कीजिए जो एग्जांपल्स के साथ। ओके, तो अब जैसे यहाँ पर आप पहले बताएंगे सर कास्ट तो इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में आज भी देखें तो एक इंडियन पर्टिकुलर सिस्टम में, हिंदू सिस्टम में कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ आप बताएं कि काउंटर थॉट भी दें कि मॉडर्न इम्पैक्ट है, जैसे कि मॉडर्निटी का इम्पैक्ट है कि लोगों की इकोनॉमिक पोजीशन इंपॉर्टेंट होती जा रही है, तो क्लास की बात होनी शुरू हो गई है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी भी है तो डेफिनेटली, लेकिन कास्ट तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिक चीज है कास्ट, हम इसको बता भी सकते हैं कि सर हम कास्ट को वर्ण से जो वर्णा सिस्टम रहता है उससे कंफ्यूज ना करें कि ब्राह्मणिज्म देन देन अपने जैसे क्षत्रिय आएंगे देन वैश्य एंड ठीक है शूद्र, तो वर्ण से कंफ्यूज ना करें। कास्ट एक डायनामिक सिस्टम है, तो कास्ट में डोमिनेंट कास्ट का सिस्टम भी लगा सकते हैं आप। तो इसीलिए हम बोले कि सर कास्ट एक इंस्टीट्यूशन के जैसे नजर नहीं आता, एक इंपीरिकल रियलिटी है। शादी जो ब्याह वगैरह में बहुत जगह कास्ट यूज होती है एंड इसको कल्चर स्ट्रेंथन करता है आज भी, है ना, इकोनॉमी स्ट्रेंथन करती है, रिलीजन, आइडियोलॉजी, विचारधाराएं। आप इनफैक्ट आज जैसे बता सकते हैं कि आप जैसे कि आज भी अगर कास्ट की बात करें तो कास्ट में रिचुअल्स वाले जो चीजें हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर तरह की कास्ट हैं, कुछ पर्टिकुलर तरह की डीटी वर्शिप करती हैं, ना किसी भगवान स्पेसिफिक रहते हैं। पॉल्यूशन प्योरिटी की कॉन्सेप्शन आज भी है कि जैसे घर में पूजा वगैरह कुछ भी हो रही है तो जनरली ब्राह्मण से ही करवाई जा रही है। तो इसीलिए ये जो जो लैंग्वेज जो पर्टिकुलर एक कास्ट फॉलो कर रही है, फूड हैबिट, मैनरिज्म एंड देन, लेकिन हम बताएंगे सर बदलाव भी आ रहा है, ठीक है। तो ना ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका कौन सा कि कंसिस्टेंट भी चल रहा है सब कुछ, एट द सेम टाइम चेंज भी आ रहा है, ठीक है, कि बदलाव भी आ रहा है और कुछ जो पहले वाला पैटर्न जो कंसिस्टेंटली चल रहा है। तो भारतीय समाज को समझने के लिए कास्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ एक इकलौती चीज नहीं है, इसी के थ्रू हम भारतीय समाज को नहीं समझ सकते, ठीक है, इलस्ट्रेशन से। तो हम एग्जांपल्स लेते हुए आगे बताते जाएंगे कि जैसे कि कास्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, कास्ट लेकिन एट द सेम टाइम जैसे पावर, वेल्थ, एजुकेशन वगैरह के चलते देखें तो कास्ट थोड़ी डाइल्यूट भी होती जाती है, कास्ट की बात भी। लेकिन ठीक है दोस्तों, आप पॉलिटिक्स का मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। रिजर्वेशन की जो मूवमेंट चलती है, एंटी रिजर्वेशन जो मूवमेंट चलती है, इवन डिसंस्कृताइजेशन की मूवमेंट की बात की जाए अगर, कि जैसे जो अभी बेटर जो से डोमिनेंट कास्ट हैं, जो ऐसे बहुत जो जैसे देखा जाए अपने अपने इलाके में बहुत ही जो फेमस मशहूर जो बड़ी, जैसे अगर पंजाब हरियाणा में देखें जट एंड जाट, तो है ना, जैसे ये अगर कास्ट अगर जो रिजर्वेशन की डिमांड करती हैं तो ये अपने रिजर्वेशन मतलब खुद को ये बैकवर्ड दिखलवाना चाहती हैं, तो ये डिसंस्कृताइजेशन मूवमेंट की तरह आती है, खुद को रिजर्व करवाना चाहती हैं। तो ये जरूरी है कि हम इनका जिक्र भी करें, इसीलिए कास्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, कास्ट सब कास्ट है कि रिजर्वेशन के सिस्टम को एंटी दलित नहीं बनाता, उसमें ये प्राइमरली बात ये करते हैं कि कास्ट आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदरवाइज एक जनरल टॉपिक है, इसको आंसर कर सकते हैं आप कि खुद भी जैसे आप अगर भारतीय समाज में रहते हैं तो ये बात समझते हैं कि कास्ट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आज भी। ओके, देन दोस्तों अगला था कोविड 19 का क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ही जरूरी था, पूछे जाएंगे, GS2 3 वगैरह सब में आएंगे। तो GS1 में देखें अगर, तो कोविड 19 जैसे GS2 का पेपर अभी है नहीं, लेकिन आप मान के चलें कि GS2 में भी कोविड 19 के क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर लेकिन दोस्तों जो कोविड 19 में बोला गया कि क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी को बढ़ा दिया कोविड 19 ने, तो इस बारे में आपने इसको थोड़ा सा इस पे कमेंट करना था कि ठीक है कि इसमें क्या समझे इस बात से आपके, कैसे बढ़ा या फिर प्रोसेस में क्या रहा होगा। तो बताएंगे सर ऑलरेडी भारत में पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, एंड इसमें आप यहाँ बताएं कि पॉवर्टी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा है, सिर्फ सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे पास धन दौलत की कमी है तो मैं गरीब हूँ, नहीं नहीं, उससे ज्यादा है। इसमें पॉलिसीज का रोल भी है, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है, नेचुरल कॉजेज हैं, कोविड ने इसको एक्सेलरेट किया है बस, ठीक है, कोविड ने इसको एक्सेलरेट किया, ऐसा नहीं है कि पहले ये था ही नहीं, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे देश में लोग गरीब थे ही नहीं। एंड देन जो हम बता सकते हैं कि सरकार ने इस पे बहुत सारे इसलिए प्लान्स भी बनाए। तो मैं आपको जो ये जो मैंने अपने नोट्स में, अगर आप हमारे जैसे कोर्सेज का पार्ट है तो वहां पर जो ये पर्टिकुलर जैसे जब भी पॉवर्टी का सवाल आए मैंने वहां पे लिखा भी हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है कि जो 4 तरीके हैं जो सरकार ने जिसको टैकल करने के लिए, कि पॉवर्टी नामक एक भयंकर बीमारी फैल गई है हमारे देश में या पूरी दुनिया में, तो उनको इन 4 तरीकों से टैकल किया जा सकता है। एंड देन जैसे उसके बाद हमने चाइल्ड लेबर का हमने क्वेश्चन भी किया था कि पेंडेमिक ने कैसे
कैसे इसको इम्पैक्ट को बढ़ाया, तो वो पॉवर्टी से होकर गुजरता है, क्योंकि अगर गरीबी आएगी, लोग अगर इनइक्वालिटी आएगी, तो पर्टिकुलरली बच्चों को काम पर आना पड़ेगा, तो चाइल्ड लेबर के इम्पैक्ट में। अदरवाइज हम सोशो के कोर्स में तो हमने डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस किया था, ऊपर वाला भी, ठीक है, जो जो क्लास पॉवर्टी एंड पेंडेमिक, लेकिन नंदले से मान के चल रहा हूँ आप सोशो के स्टूडेंट नहीं है। देन दोस्तों रीजनलिज्म, ये एज सच हमने अपने कोर्स में कवर नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका आपको जो थोड़ा स्ट्रक्चर समझाना, ठीक है। रीजनलिज्म क्योंकि ये थोड़ा सोशो का हमने टॉपिक कवर किया हुआ है, हमें सोशल इश्यूज में एज सच कवर्ड नहीं है, लेकिन इसको हमें अगर कवर करना है, अगर हमने जो सोशल इश्यूज में बहुत ही आराम से इजीली कवर हो सकता है, वो कह रहे हैं कि रीजनलिज्म की डिमांड बढ़ रही है जैसे जैसे कल्चरल जो असर्टिवनेस बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सिंपल एक बात का दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको एक जो इसका जो फ्रेमवर्क रहता है उसको पीजीआर फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है। पीजीआर मैं आपको समझाता हूँ। तो पीजीआर फ्रेमवर्क में क्या होता है कि पहला, कि आपको लगता है जैसे ग्लोबलाइजेशन वगैरह हो रही है, अरे आपका कल्चर तो कहीं गायब हो रहा है ना, आपके रीजन का कल्चर, खाना, वेशभूषा, भाषा, है ना, ये सब चीजें कहीं गायब हो रही हैं, तो आप उसको चाहते हैं प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो जो है हमारा पीवीआर, जैसे पीवीआर मूवी होती है ना, पीजीआर मान लीजिए, ठीक है। प्रोटेक्शन, पहला तो आप चाहते हैं प्रोटेक्ट करना, कि आपका कल्चर प्रोटेक्टेड रहे, इसी कारण से रीजनलिज्म में लगता है कि बढ़ोतरी हो रही है। देन दोस्तों उसके बाद दूसरा होता है ग्लोरिफिकेशन, ठीक है, ग्लोरीफाई करना, कि अरे हमारा पंजाबी कल्चर, हमारा मराठी कल्चर, हमारा नागा कल्चर, तमिल कल्चर, कोई भी कल्चर हो सकता है, आप इसको ग्लोरीफाई चाहते हैं करना, प्रोटेक्टेड है वो, कोई इसको कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन ग्लोरीफाई करना। एंड देन आपको लगता है कि पास्ट में हमारा कल्चर बहुत जबरदस्त हुआ करता था, इसलिए आर से देखें तो आर से इज रीवाइटलाइज, कि आप चाहते हैं रीवाइटलाइज करना, कि हिस्टोरिकल पास्ट में दिस यूज्ड टू बी द कल्चर ऑफ दिस प्लेस, तो रीजनलिज्म को वहां पे ग्रोथ मिलती है, एंड अकॉर्डिंगली रीजनलिज्म के आप इंपैक्ट लिख सकते हैं, उससे स्टेटहुड का डिमांड आता है, एग्जांपल्स लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि लेह लद्दाख की डिमांड चल रही थी बहुत टाइम से, सेपरेट एक रीजन उनको बनाया जाए, एंड देन इवन गोरखा लैंड का एग्जांपल लिख सकते हैं, नागा मूवमेंट हिस्ट्री में देखें तो तेलंगाना, झारखंड मूवमेंट, है ना। तो इसीलिए जो कल्चरल असर्टिवनेस की बात करनी जरूरी है, आप इसको थोड़ा जो गवर्नेंस या पॉलिटी के क्वेश्चन ना बनने दें, इसको सोशल इश्यूज की तरफ रखें, थोड़ा जो ये वाला इंपैक्ट ही रखें, एंड इसको जोड़ें आइडेंटिटी के साथ, थोड़ा ना सोशल इश्यूज का थोड़ा टिंज देना इस क्वेश्चन में हम, कि आइडेंटिटी के साथ जोड़ के चलें, कि आइडेंटिटी की बात हो रही है यहाँ पर, आइडेंटिटी आपकी जो थोड़ा ब्रॉडर चलती है, रिलीजन, आपके कास्ट, है ना, और इसके इसके थोड़ा सा आगे चलती है अगर हम बात करें रीजन की, ठीक है, उसके हिसाब से जोड़ के देखेंगे, अच्छा आंसर बन सकता है, एंड अकॉर्डिंगली हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बता सकते हैं, ठीक है, आंसर्स में एग्जांपल डाल के। देन हमारे पास क्वेश्चन था डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, जो ये क्या ग्लोबलाइजेशन के चलते थ्रेट में है, तो ये भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, वो बहुत ही स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, कि डाइवर्सिटी की, हाँ हमारे देश में बहुत भिन्न तरह के कल्चर्स हैं, तो डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन के चलते अब ऐसा हो रहा है ना, कि मान लीजिए कभी जो पंजाब के लोग कुछ और तरह के कपड़े पहन रहे हैं, तमिलनाडु के कुछ और पहन रहे हैं, नागालैंड के कुछ और, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के चलते सभी ने जो जीन्स एंड जो टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया। तो आप ऐसे एग्जांपल लिख के बता सकते हैं कि फूड कॉमन हो जाता है, कि सभी लोग अब लेट्स से पिज्जा पास्ता खाते हैं, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हर वक्त पिज्जा पास्ता नहीं खाते, हर वक्त वो जीन्स एंड टी शर्ट पहन के नहीं घूम रहे, एंड हर इंसान ऐसा नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली डाइवर्सिटी में यहाँ पे अगर अगर आपको जो जो एक तरह से अगर ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट करती है, तो काउंटर मूवमेंट्स भी आती हैं। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, एंड इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि अदरवाइज वीडियो ही कितना लंबा हो जाएगा। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस बार हमने एथिक्स में डिस्कस किया था अपने क्रैश कोर्स में, क्योंकि चल रही थी ऐसी मूवमेंट्स, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन ऐसा हमें डिस्कस करना चाहिए बच्चों को, थोड़ा सा जो जो थोड़ा प्रिपेयर कर दें। तो वो था कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्योरेंटिज्म, कि जैसे अगर हम अपनी वो कह रहे हैं कि अगर हमें पुराने कस्टम की तरफ जाएं, पुराने ट्रेडिशन की तरफ जाएं, तो हमारी प्रेजेंट मॉडर्न डे रीजनिंग थोड़ी सप्रेस हो जाती है, उसके कारण हम क्या हो जाते हैं, हम ऑब्सक्योर थिंकिंग या फिर हम जो पुरानी विचारधारा से ग्रस्त हो जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आज के जमाने में जैसे हम जो आइडियाज प्रोपोगेट करते हैं इक्वालिटी के, या हम आइडिया प्रोपोगेट करते हैं कि कोई किसी भी धर्म में जाके शादी कर सकता है, एंड अकॉर्डिंगली उसके खिलाफ लगता है कोई मूवमेंट शुरू हो गई है, और हम अब वापस कॉन्जर्वेटिव होते जा रहे हैं। तो आप इसको अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपने बताना था, ठीक है। तो हमने जैसे क्रैश में क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, कि जो कैसे हमारी एंशियंट वैल्यूज हैं वो प्रेजेंट डे लाइव ऑफ जो हमारे प्रेजेंट डे सिटीजन्स की जिंदगी को इंपैक्ट करती है। तो इसमें जरूरी नहीं है दोस्तों सिर्फ हम नेगेटिव इंपैक्ट लें, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका पॉजिटिव इंपैक्ट ले सकते हैं, कि कैसे अगर आप एथिक्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे इजीली आंसर को मोल्ड किया जा सकता है। आप यहाँ बता सकते हैं कि किस तरह से, जैसे अगर देखा जाए तो वहां पे जैसे भागवत गीता, या फिर अगर देखें जो हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं जितने भी, वहां पर जो बातें लिखी गई हैं, अगर हम उसमें वैल्यू सिस्टम की
बात करें, जहां पर अगर हम बात करें कि हमें जो 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 गवर्नर, जैसे गवर्नर का मतलब फॉर एग्जांपल जो गवर्नेंस की बात हो रही है, सरकार जो राजधर्म की बात हो रही है कि क्या है राजधर्म, कैसे प्रोटेक्शन करनी है और कैसे इक्वालिटी ट्रीट करनी है, तो वो सब चीजें भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम नेगेटिव तो देख ही सकते हैं बहुत सारे कि अरे बहुत सारे मॉडर्न डे वैल्यूज के साथ क्लैश कर रही हैं कल्चरल वैल्यूज, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके पॉजिटिव्स भी लिखिए। पॉजिटिव्स भी लिखिए कि नहीं, हर बार ऑब्सक्यूरांटिज्म नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ और सिर्फ जो मॉडर्न जो डे समाज के खिलाफ ही हैं, जो पुरानी वैल्यूज हमारी, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सी वैल्यूज हैं जो उसको फेवर भी करती हैं। आप डेफिनेटली लिखिए कि जैसे कि पेट्रियार्की की बात कर सकते हैं, आपकी पेट्रियार्की को ग्रोथ मिलती है, कास्ट सिस्टम को ग्रोथ मिलती है, जो हमारे पुराने कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को भी जो इस तरह से हवा मिल सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ नेगेटिव लिखने के बजाय मैं आपको सिर्फ यही चाहता हूं बताना, पॉजिटिव भी जरूर लिखिए। ओके, देन जो लास्ट था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो सोशल इश्यूज का, वो यही था कि किस तरह से बहुत से डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं भारत में, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो जैसे जब देखो इनिशिएटिव्स की बात की है तो हमें कुछ तो इनिशिएटिव बताने पड़ेंगे। हमने इस बार अपने सोशो के जो क्रैश में कवर किया था, सोशोलॉजी के क्रैश में, तो वहां से अगर आप बोरो कर सकते हैं, अगर आप सोशो के स्टूडेंट हैं, अगर नहीं है तो थोड़ी सी यहाँ पे टेंशन हो जाएगी, लेकिन इनिशिएटिव आपको शायद नहीं आते होंगे, दैट्स इट। ठीक है, अगर आते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इनिशिएटिव नहीं भी आते, एक आधा कोई इनिशिएटिव याद है तो उससे बस अपनी बात आगे बनाइए एंड अकॉर्डिंगली बताइए कि किस तरह से डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं वो एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रमोट का मत बताइए, आपने नेगेटिव भी बताने हैं कि जो जिनके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो उनको भी जो कितनी टेंशन, डिजिटल डिवाइड को जो यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी, डिजिटल डिवाइड के चलते विमेन पीछे रह जाएंगी। एट द सेम टाइम विमेन को फायदा भी होगा कि अगर घर में बैठ के ही पढ़ना है, अगर उनको जैसे पहले बाहर जाने से मनाही थी विमेन को, अब घर बैठ के पढ़ना है, लेकिन घर बैठ के पढ़ना भी है, घर बैठ के घर का काम भी करना है, एंड अगर घर में एक ही मोबाइल फोन है तो वो प्रेफरेंस ऐसा हो सकता है कि मेल को दी जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो इनिशिएटिव्स का नाम तो मैंने यहाँ लिख दिए, बहुत सारे जो हमने कवर किए थे, एटलीस्ट इनके नाम तो हमने देखे थे। देन एडवांटेजेस अगर आप बता रहे हैं तो मैं हमेशा ही आपको चाहता हूं कि काउंटर थॉट भी दें। ठीक है, नेगेटिव के बारे में भी बताएं। ठीक है, तो इसीलिए ये पेपर जो मेरे हिसाब से बहुत ही जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड पेपर है, हम पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, पढ़ाई करते हुए बस अप्लाई करते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहेंगे तो मुश्किल पेपर नहीं लगेंगे आपको, मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो बस थोड़ा वही कॉन्फिडेंस देने के लिए भी हम बना रहे हैं ये वीडियोस, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहें आप एंड अच्छे जो प्यारे से आंसर्स भी बनाते रहें। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं अब। हेलो दोस्तों, तो अपने ज्योग्राफी के सॉल्यूशंस पे चलते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ना। बिफोर आई गेट टू किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेट मी टॉक बहुत ही सिंपली एक चीज़ कि आई एम प्रिज्यूमिंग कि दो तरह के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। एक ऐसे बच्चे जो अभी पेपर दे के आए हैं और दूसरे ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। नाउ लेट्स से कि अगर आप पेपर दे के आए हैं, राइट, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप क्या एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आपने इन कीवर्ड्स को अपने एग्जाम में ड्रॉप इन किया है। डेफिनेटली अगर आपने इन कीवर्ड्स को अपने एग्जाम में ड्रॉप किया है, आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर मार्क्स बढ़ जाती है। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है कुछ कमियां हैं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न कि क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कैसे करना है और किस तरह की गलतियां आपने नहीं करनी है फॉर द नेक्स्ट टू पेपर्स। सेकेंडली, ऐसे बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बहुत ही सिंपल चीजों का आइडिया रखना है यहाँ पे कि ऑल्दो अभी आप टॉपिक्स इलैबोरेटली पढ़ रहे हैं, लेकिन आंसर सिर्फ 150 या 250 शब्दों में लिखने। इसका मतलब है कि अगर आपने बेसिक कीवर्ड्स ड्रॉप किए हैं क्वेश्चन में, राइट, अगर आप उन बेसिक कीवर्ड्स को सोच पा रहे हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है ये सही लाइंस पे चल रही है। ठीक है जी, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द होल थिंग। जैसा कि मैंने कहा बहुत स्टैंडर्ड पेपर है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा टॉक्स अबाउट कि डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। पहली चीज, अगर आपने हमारा कोर्स लिया है या टेस्ट सीरीज ली है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन हमने वहां पे डिस्कस किया था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर विच कुड हैव हेल्प्ड यू इन द आंसर। लेट्स से कि आपने नहीं लिया एंड यू वर टू राइट ऑन योर ओन, अगर आप इन कीवर्ड्स पे सोच पा रहे हैं, लेट्स से कि अगर मुझे इसकी फॉर्मेशन की बात करनी है तो आई शुड नो अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स। जैसे ही मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स की बात की, मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि प्लेट टेक्टोनिक्स में वेरियस प्लेट्स इंक्लूडेड होंगी, तो मुझे उन प्लेट्स को भी रेफर करना है कि कौन कौन सी प्लेट्स यहाँ पे एसोसिएटेड है। अब जैसे ही मैंने प्लेट्स की बात की, प्लेट्स से क्या होता है, प्लेट्स जब टकराती हैं आइदर देयर इज कन्वर्जन बाउंड्रीज
या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, तो दोनों की ही हमें बात करनी है। एंड जस्ट टू एंड योर क्वेश्चन, आप डेफिनेटली कोट कर सकते हैं कि आपकी कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज से किस तरह के वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स बने हैं। एंड व्हेन यू कोट सर्टेन एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप बाउंड्रीज का नाम दे देते हैं एज एग्जांपल्स, या बाउंड्रीज से जो वोल्केनोस या अर्थक्वेक्स बने हैं उनकी एक दो एग्जांपल्स दे देते हैं, तो 150 वर्ड्स में यू शुड बी थ्रू विद इट और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल talks about how will melting of Himalayan glaciers have a far-reaching impact on water resources of India. Now, ये क्वेश्चन बहुत ही इससे मिलता जुलता क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस हमने अपने मैड में डिस्कस किया था, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर हम इसका आंसर लिखने की कोशिश करें तो लेट्स टॉक अबाउट क्या हम गलती कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स, तो जो डायरेक्ट थॉट हमारे दिमाग में आता है दैट इज कि ऑब्वियसली हिमालयाज मेल्ट कर रहे हैं तो वाटर फ्लो में डिफरेंसेस आएंगे, वाटर फ्लो में डिफरेंसेस आएंगे तो ऑब्वियसली डायरेक्शंस बदलेंगी, पानी की फ्लड्स हो सकते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में इश्यूज आ सकते हैं, क्रॉप्स और उनकी इरिगेशन पैटर्न्स बदल सकते हैं जिससे इंडस्ट्रीज बदल सकती है ना, स्टैंडर्ड। लेकिन यहाँ पे गलती होने का चांस पता है क्या है? द क्वेश्चन सेज हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव एन इंपैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्वेश्चन को दो पार्ट्स में एड्रेस करना जरूरी है। सबसे पहला पार्ट कि इन हिमालयन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से वाटर रिसोर्सेज पे क्या फर्क पड़ेगा, एंड द सेकंड पार्ट वुड बी इसके अलावा क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं। नाउ दिस इज वेयर पीपल गो रॉन्ग एंड दैट इज वेयर पीपल एंड अप लूजिंग मार्क्स। ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेज पे क्या इफेक्ट होंगे? डायरेक्ट चीजें, रेन पैटर्न्स बदलेंगी, अगर रेन पैटर्न्स बदलेंगे तो डेफिनेटली एक्विफर रिचार्जिंग में फर्क आएगा, राइट। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जब मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स होता है, ज्यादा फ्रेश वाटर सी बॉडीज में जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, उनकी सैलिनिटी बदलती है, सिल्टिंग ऑफ डैम्स में चेंजेस आते हैं, राइट। अकॉर्डिंगली कनाल या ग्राउंड वाटर रिचार्जेस बदलते हैं जो कि ट्यूबवेल इरिगेशन पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। तो आप देख रहे हो कि अगर आपने वाटर रिसोर्सेज को अलग से केटर किया है दैट इज व्हेन यू विल एंड अप गेटिंग मोर मार्क्स। तो डिकोडिंग द क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराडाइम ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल्स। स्टैंडर्ड सवाल है, अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज ली थी वी हैव डिस्कस्ड द सेम क्वेश्चन कि जितने भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की कहीं पे होने को केटर करते हैं उसकी आप बात कीजिए ना। ये जो कुछ फैक्टर्स है ना, दीज आर स्टैंडर्ड फॉर एवरी इंडस्ट्री। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर जगह की गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या थी, उस पर्टिकुलर जगह से एसोसिएटेड मार्केट कैसे है, लेबर अवेलेबिलिटी कैसी है, पावर सप्लाई कैसी है, तो दिस शुड हैव बीन आंसर्ड इवन इफ आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पता था। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन व्हिच आर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप रॉ मटेरियल वाला पॉइंट कोट नहीं करेंगे। मेक श्योर आप रॉ मटेरियल वाला पॉइंट कोट करें, एग्जांपल कोट करें एंड द रेस्ट ऑफ द पॉइंट शुड आल्सो बी मेंशन्ड। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज ली है तो हर पॉइंट के साथ हमने वहां पे एग्जांपल्स भी मेंशन किए थे, दैट शुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड सवाल हमारे मैड में भी डिस्कस है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, लेकिन यहां पे आप दो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज, क्वेश्चन कहता है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशंस टू द मल्टी डिमेंशनल इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड इंटरप्टेड नेविगेशन। तो पहली चीज आप क्या करेंगे, आप यहां पे डेफिनेटली बताएंगे कि ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड कैसे हैं। ये चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। व्हाट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड इज कि जो पहली लाइन होती है उसको भी एक्सप्लेन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपने क्या डिस्कस किया कि मल्टी डिमेंशनल कैसे है, कैसे ये प्रॉब्लम्स इंटर रिलेटेड है। दूसरी चीज, आप डेफिनेटली इन तीनों को कैसे अफेक्ट कर रही है, इन तीनों की आपकी अलग हेडिंग्स होनी चाहिए कि ड्रॉट्स को कैसे इंपैक्ट करती है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, फ्लड्स को कैसे, और इंटरप्टेड नेविगेशन को कैसे, और इसके कैसे वायबल सॉल्यूशंस देती है। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
क्रिटिकली एग्जामिन। नाउ द मोमेंट आई से क्रिटिकली एग्जामिन, इसका मतलब है इस क्वेश्चन का मुझे दूसरा पार्ट भी देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऑल्दो द क्वेश्चन सेज कि इंटरलिंकिंग से इनके सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, लेकिन आप इसका दूसरा पैराडाइम भी लिखेंगे। आप लिखेंगे कि सिर्फ इंटरलिंकिंग ही सॉल्यूशन नहीं दे सकती, और भी ऐसी कई चीजें हैं जिनको एड्रेस करके हम इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं, राइट। तो दोनों ही आपको इसके फॉर द मोशन एंड नेगेटिव जो एस्पेक्ट है उसको भी आपको एड्रेस करना है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कल अपना एग्जाम लिख रहे हैं, मेक श्योर आप इन चीजों का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Next question talks about account for the huge flooding of million cities in India, including the smart ones like Hyderabad and Pune, and suggest lasting remedial measures. Same lines पे हमने again अपनी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया था in context of चेन्नई, लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए कि आपको नहीं पता आंसर क्या है, बट यू शुड बी एबल टू एनालाइज कि कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन से सिटी रिलेटेड है। लेट्स से कि यहाँ पे कीवर्ड यूज हो गया स्मार्ट वंस। द मोमेंट इट से स्मार्ट वंस, आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये स्मार्ट सिटीज की भी बात कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि स्मार्ट सिटीज के इश्यूज क्या हैं, उनको किस तरह से केटर किया जाता है, क्या इश्यूज है और उनके रेमेडियल मेजर्स क्या है। ये पूरा ही टॉपिक हम अपने कोर्स में भी काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड सवाल है कि अर्बनाइजेशन के इश्यूज क्या है, उनको कैसे रेमेडी किया जाए, एंड सिमिलरली स्मार्ट सिटी की क्या इश्यूज है, उनकी रेमेडीज क्या होंगी। तो क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट वंस लिखा हुआ है, मेक श्योर कि आप डेफिनेटली उनके बारे में कुछ लाइनें लिखें। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट The process of desertification does not have climate boundaries. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि जो desertification है ये सिर्फ climate boundaries पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दोनों एस्पेक्ट्स देने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि यस कुछ क्लाइमेटिक बाउंड्रीज है। अगर आप देखो यहाँ पे ना प्रीवियस पेपर्स करने की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि एक बार यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर जोन में ही क्यों पाए जाते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रिपरेशन की है तो यू विल ऑलवेज कोट दोस थिंग्स कि यस कुछ क्लाइमेट का भी इंपैक्ट होता है कि हॉट डेजर्ट्स कुछ या कोल्ड डेजर्ट्स कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही पाए जाते हैं। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टॉक अबाउट द अदर पार्ट एज वेल कि और भी तो रीजंस हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन इंटरवेंशंस हैं उनसे जो चीजें बदल रही हैं, ह्यूमंस की वजह से जो डेजर्टिफिकेशन हो रही है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी तो हैं। जब आप ज्योग्राफी में ओरिजिन ऑफ हिमालयाज पढ़ते हैं तो काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां बताई जाती है कि जो गुजरात वाले रीजन्स हैं, ऑल्दो आज वहां पे बहुत डेजर्ट लाइक रीजन्स हैं, बट वहां पे बहुत सारे मरीन डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मरीन डिपॉजिट्स, इसका मतलब है कि वहां पे कभी ना कभी पानी हुआ करता था। इसका मतलब है ड्यू टू नेचुरल रीजंस ऐसी जगह जो पहले डेजर्ट नहीं थी आज डेजर्ट में बदल चुकी हैं। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 शब्द। तो इसलिए अगर आप इन तीनों के बारे में दो तीन लाइनें भी लिख देते हैं, बट मेक श्योर यू राइट सर्टेन एग्जांपल्स, दे शुड हेल्प यू आउट टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट India has immense potential of solar energy, though there are regional variation in its development. Now, this question has two parts. पहला part talks about that India has immense potential of solar energy. इस पे हम बात करेंगे। दूसरा कि although फिर भी इनमें जो डेवलपमेंट है वो रीजनली वेरी कर रही है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जानने वाला। लेट्स से एक तो आपकी जो एस्टिमेटेड सोलर पोटेंशियल है उसकी बात आपको पता होनी चाहिए, और दूसरा कि जितना आपका पोटेंशियल है क्या वहां पे उतनी ग्रोथ हुई है। तो इस चीज पे आप डेफिनेटली बात कर सकते हैं कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनका एस्टिमेटेड सोलर पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो डेवलपमेंट है अभी वहां पे नहीं हुई है। एंड यू कैन टॉक अबाउट सर्टेन प्रोजेक्ट्स एज वेल। लेकिन जो सेकंड पार्ट है दैट टॉक्स अबाउट कि रीजनल वेरिएशंस है डेवलपमेंट में, बिल्कुल है जी। और ये रीजनल वेरिएशंस क्यों है, इनके आप रीजंस दोगे। नाउ दिस इज अ टिपिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन जहां पे यू विल हैव टू टॉक अबाउट अदर इश्यूज एज वेल। लेट्स से कि पॉलिसी इश्यूज हो सकते हैं, कि मान लीजिए लैंड एक्विजिशन में इश्यूज रहते हैं, या मान लीजिए जहां सब्सिडीज ज्यादा दी जा रही हैं वहां पे इन चीजों को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, या ऐसी जगह जहां पे मेंटेनेंस एंड जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस है वो किस तरह के होते हैं, उसके हिसाब से भी इसकी डेवलपमेंट होगी। या मान लीजिए सबसे सिंपल पॉइंट कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, क्या जो एसईसीसीज है वो इनको खरीद रही हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आप
डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप दोनों पार्ट्स को केटर करें. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. यहाँ पे हम टॉक अबाउट कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एडिशनल मार्क्स दिला सकती थी. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन सेज एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया and its resultant impact on climate change. How do you examine the status? फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आपकी आती है उसकी चीजें यहाँ कोट होंगी. स्टैंडर्ड चीजें हैं, कोई भी आपको इशू नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ जो इम्पैक्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैंडर्ड चीजें तो हर कोई लिखेगा कि फॉरेस्ट से किस तरह से हेल्प हो रही है हमारे क्लाइमेट चेंज में, लेकिन व्हाट विल फेच यू मोर मार्क्स इज अगर आप इसमें कुछ एनवायरमेंट में जो चीजें आप पढ़ते हैं उनको भी ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जितने फॉरेस्ट रिसोर्सेज बढ़ेंगे उतना ही कार्बन सिंक इंक्रीज होगा, अकॉर्डिंगली एल्बीडो और सॉइल इरोजन के पॉइंट्स को भी आप केटर कर सकते हैं. ठीक है जी. तो आई होप आई मेड इट क्लियर कि किस तरह से क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करना है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि आपको ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं. दैट इज हाउ यू गो अहेड ऑफ अदर्स. ठीक है जी. तो हमारी यही कोशिश थी कि इस पूरे पेपर को आपसे इलेबोरेटली डिस्कस किया जाए, लेकिन इफ यू स्टिल फील देयर आर सम इश्यूज या आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, प्लीज feel free to call us, or you can always email us and we'll be there to guide you with every step of the process. चलिए दोस्तों, all the best, take care. Okay दोस्तों, bye bye.